हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आज आपके पास कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि ये आएगा कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट ओटी आएंगी। ठीक है, इनके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। तो इसका क्या होता है, आर से संगत होता है जी। कैसे होता है, आर से संगत। और रेखा कैसे होंगी इसकी, संपाती, और इसके हल देखें तो क्या हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। मतलब ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए तो इनमें आपको चार ऑब्जेक्ट दी रहेंगे टिक लगाने के लिए। ठीक है, तो इसमें पहले आर से संगत होता है, ये संपाती होता है और ये अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अब अपन चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो दूसरा ऐसे इसमें दिया A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। तो जी इसमें क्या होगा, इसमें होगा जो रेखाएं होंगी ना वो कैसी होंगी, संगत होंगी। रेखा कैसी होंगी, संगत होंगी, प्रतिच्छेद होंगी और अद्वितीय हल होगा। क्या होगा इसका, अद्वितीय हल होगा। अब इसका ये तीसरा दिया A1/A2 बराबर नहीं है, बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका असंगत होगा, समांतर रेखाएं होंगी और कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप तीनों बताते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन ने ये वाला देखा A1/A2। सबसे पहले अपन ने ये देखा तो ये मतलब तीनों दोनों बराबर रहेंगे तो ये कैसे होता है, आर से संगत होगा। एक बीच में कट रहा है तो इसमें क्या होगा, संगत होगा और ये प्रतिच्छेद करेंगी। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1, तो ये क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, रेखा समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। अब अपन इसके चलते एलसीएम इंटू HCF बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम इंटू HCF क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम और HCF क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल होगा। एलसीएम और HCF क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का योग क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अंतर, बीच में माइनस लगा ना तो इसको मतलब अंतर, तो अंतर भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। चाहे योग आ जाए चाहे अंतर आ जाए, दोनों का क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। और जैसे रूट में 3 लिखा है, रूट में 4 लिखा है रूट के अंदर, तो इसका कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। अब इसमें लिखा है A बराबर B और Q दिया है। तो इसमें पूछा A और B का क्या संबंध है आपस में। तो A और B का क्या है, एक गुणनखंड है। मतलब A और B होंगे वो क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। क्या होंगे, गुणनखंड। ठीक है, A और B क्या होंगे आपस में, गुणनखंड होंगे। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A होता है। क्या होता है, -B/A। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। जी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में इनमें से पूछने वाला है। अब इसमें देखेंगे रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। रेखिक बहुपद की जो घात होती है ना वो कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। अब अपन चलते हैं अगले पेज पे। तो दो बहुपदों का योग, ठीक है, दो बहुपदों का योग या अंतर, दो बहुपदों का योग या अंतर क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि B² - 4AC बड़ा आएगा 0 से। ठीक है, B² - 4AC क्या आएगा, बड़ा 0 से बड़ा आएगा ना, तो जो क्या कहलाएंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, और बराबर रहेगा तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, यदि इधर मतलब B² तरफ क्या आएगा, खुला चिन्ह आएगा और 0 तरफ बंद आएगा, तो 0 छोटा हो गया, B² - 4AC मतलब विभक्तर बड़ा हो गया, तो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और बराबर होगा तो इसमें बराबर ही होगा और कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जब हो जाएगा 0 बड़ा हो जाएगा और B² - 4AC छोटा हो जाएगा तो इसका वास्तविक मूल नहीं होगा। अब अपन विभक्तर, विभक्तर का फॉर्मूला होता है, विभक्तर आता भी है क्वेश्चन में, विभक्तर B² - 4AC। ठीक है, विभक्तर पेपर में आएगा अभी, B² - 4AC ये अपना विभक्तर का फॉर्मूला है। अब अपन चलते हैं अगले उस पर। इसमें देखो दो पदों का अंतर। ठीक है, दो पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्वंतर। दो पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्वंतर। सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला भी होता है D बराबर A2 - A1²। A1 अब an का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 और D। an क्या आएगा अपना अंतिम पद, A क्या आएगा प्रथम पद, n क्या आएगा पदों की संख्या और D क्या आएगा सार्वंतर। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। इसमें आएगा n पदों का योग।
एन पदों का योग का फॉर्मूला का एस एन बराबर एन अपन टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। इसी का दूसरा फॉर्मूला भी हो जाएगा एस एन बराबर एन अपन टू ए प्लस ए एन। इसका तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा एस एन बराबर एन अपन टू ए प्लस एल। अब अपन चलते हैं इसकी अगले पेज पे। तो इसमें हैगा सभी व्रत, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट हैगा, वेरी वेरी मोस्ट। सभी जो व्रत होते हैं ना वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होती हैं, समरूप, ठीक है। और सभी वर्ग होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी कैसे होती हैं, समरूप, ठीक है। सभी वर्ग होते हैं ना वो भी कैसे होते हैं, समरूप। सभी त्रिभुज कैसे होती हैं, समबाहु। और उनके जो संगत कोण होती हैं, ठीक है, इसके सभी जो संगत कोण होती है ना, संगत कोण कैसे होती हैं, सभी देखो, एक मिनट रुकना। सभी व्रत कैसे होती हैं, समरूप होती हैं, ठीक है। सभी जो व्रत होते हैं ना वो कैसे होते हैं, समरूप। सभी वर्ग भी कैसे होते हैं, समरूप। तो आप बोल सकते हैं कि व्रत और वर्ग होते हैं ना वो कैसे होते हैं, समरूप, ठीक है। सभी त्रिभुज कैसे होते हैं, समबाहु। संगत कोण कैसे होती हैं, आपस में बराबर, ठीक है। और उनकी जो भुजाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, समानुपाती। कैसी होती हैं भुजाएं, समानुपाती। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद ही होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। दूरी का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब अपन विभाजित बिंदु के निर्देशांक जी आते हैं और इनकी अपन क्वेश्चन भी करेंगे जी। सिर्फ ओटी के लाने इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। इसमें 101% ओटी इन्हीं में से आएंगी। अब अपन देखते हैं इसमें विभाजित बिंदु के निर्देशांक, इसको विभाजन भी बोलते हैं और विभाजित भी बोलती हैं, ठीक है। तो m1 जैसे इसमें रेशियो दिया रहता है ना उसको बोलते हैं m1 और m2। तो m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में हो जाएगा m1 प्लस m2। इधर हो जाएगा m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2, ठीक है। तो मूल बिंदु से जब भी दूरी दी तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी मूल बिंदु से फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखते हैं अपन आगे उन्नयन कोण की परिभाषा जाए तो आप क्या लिखोगे, उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, मतलब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण बनता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण बनता है वह क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। लेकिन क्षैतिज रेखा से ऊपर बनता है, मतलब जो क्षैतिज अपन क्या देख रहे हैं, आँख की तरफ से देख रहा है ना, तो जो क्षैतिज रेखा से हमेशा कहाँ बनेगा, जैसे जहाँ से देख रहा है तो क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर, ठीक है। आप जहाँ खड़े हो और जहाँ देख रहे हो तो मतलब नीचे से ऊपर की ओर जो कोण बनता है वो कौन सा कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण। ऐसे ही अब अपन देखते हैं अवनमन कोण। क्षैतिज रेखा से नीचे होता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण, ठीक है। इसमें उन्नयन कोण में क्या होगा, क्षैतिज रेखा से ऊपर बनता और जो क्षैतिज रेखा से कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, ठीक है। इसमें आप क्या खड़े रहेंगे, ऊपर खड़े रहेंगे। जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो तो अवनमन कोण है, और नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो तो उन्नयन कोण है। अब साइन थीटा और कॉस थीटा को समझ लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या होता है, लाल बटे कक्का। साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला लाल बटे कक्का। तो साइन का यदि अपन ने मान पूछे तो क्या हो जाएगा, एल बटे के, ठीक है। ये देखा है एल और जे के, तो एल बटे के मतलब एल को बोलते हैं लंब और के को बोलते हैं कर्ण। तो साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ऐसे कॉस का पूछें तो कॉस का क्या हो जाएगा, ए बटे के, मतलब आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ऐसे टेन का पूछें, अपन किसका पूछे, टेन का, तो टेन का क्या हो जाएगा, एल बटे ए। एल मतलब क्या होता है, आधार, और ए मतलब नहीं सॉरी, एल मतलब होता है लंब और ए मतलब होता है आधार। ऐसे कॉसेक का पूछें तो क्या हो जाएगा, के अपॉन एल। सेक का पूछें तो के अपॉन ई मतलब कर्ण बटे आधार, और कॉट का पूछें तो आधार बटे लंब, ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं साइन 30 और कॉस 60, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है अपने लाने, साइन 30 और इनके मान कितने होते हैं, 1/2, और साइन 60 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। अब अपन चलते हैं इसमें एक और दिया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब अपन चलते हैं इसके बाद इसमें
ठीक है। जे क्या है, ये अपनी जीवा, ठीक है। दो बिंदु मतलब वृत्त में जहाँ बिंदु और इसको क्या बोलते हैं, जीवा, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। ये क्या आएगी, परिधि, ठीक है। जहाँ ओ से ए तक क्या आएगी, त्रिज्या, और जब बीच में स्पर्श कर रही तो ये क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कितनी होती हैं, स्पर्श रेखा अनेक हो सकती हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा इस पर बिंदु पर प्रतिच्छेद कर, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा। क्या कहलाई, छेदक रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक है। त्रिज खंड का क्षेत्रफल क्या है, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360, मतलब ना चतुर्थांश में कितने कोण, 90 का बनेगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 90 ही आ जाएगा। थीटा की क्या जाएगा, 90 और 360 बटे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं अपन इसके आगे। वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संगत त्रिज खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वृत्त खंड के क्षेत्रफल को समझो कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। मान लो जी अपने पास क्या है, सर्किल है, क्या है, सर्किल, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है वो, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल जहाँ से जहाँ तक ये है ना, जो नीचे वाला क्या कहलाएगा, अपना वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको जहाँ से निकाल लेंगे पहले अपन, त्रिज खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। पहले क्या निकाल लेंगे अपन, त्रिज, सबसे पहले अपन निकालेंगे इसमें त्रिज खंड का, जी जहाँ से जहाँ तक ये पूरा निकाल लेंगे, और फिर इसमें से अपन इसको, इस वाले को, इसमें से फिर इस वाले को माइनस कर देंगे, तो जी क्या निकल जाएगा, अपना त्रिज खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर, ठीक है। उसके बाद दीर्घ त्रिज खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद जब देखो थीटा का मान, त्रिभुज के क्षेत्रफल तो अपन माइनस करते हैं, लेकिन थीटा का मान जब 60 हो तो उसको शॉर्ट में अपन माइनस कर सकते हैं। रूट के अंदर √3/4 और त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है, √3/4 और आर स्क्वायर का अपन क्षेत्रफल लगा सकते हैं, शॉर्ट में पड़ेगा। उसके बाद जब थीटा का मान क्या हो 90, तो अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा लगाना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। और अपन चलते इसके बाद इसके क्या आएगा जी, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, एल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, 2 पाई आर रूट के अंदर आर प्लस एच। बेलन का टीएससी मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर और आर प्लस एच। शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। घनाभ में कुल कितने फलक होती है, तो 6 फलक होते हैं। अर्धगोले का सी एस मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 रूट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, घनाभ के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी एल रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। घनाभ का CH 2l प्लस बी और एच। उसके बाद क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद वर्ग चिन्ह ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा अपन दो चिन्ह। माध्य का फॉर्मूला था सिग्मा FI अपॉन FI। उसके बाद माध्यक L माइनस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच, जो होता है अपना माध्यक का फॉर्मूला। उसके बाद बहुलक का होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 इंटू एच, जो होता है अपना बहुलक का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद समांतर माध्य का एक से लेकर 5 तक की समांतर माध्यमों का योग कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला का जो वेरी मोस्ट है, 3 मध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, पी प्लस पी बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1।
निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? 1। संभव प्रायिकता का योग कितना होगा? 1। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी है? 0। प्रायिकता का फॉर्मूला का PE बराबर NE/NS। अब इसमें अपन थोड़ा ताश को समझ लेते हैं, ठीक है। ताश में टोटल कितने पत्ते होती हैं? 52। कितने होते हैं टोटल पत्ते? 52। ताश में कितने पत्ते होती हैं? 52, ठीक है। अब इसमें जो 52 पत्ते होते हैं ना, वो कितने कितने भागों में डिवाइड होते हैं? 2। एक होते हैं काले रंग के पत्ते में और एक होती हैं लाल रंग के पत्ते में, ठीक है। अब जो काले रंग के पत्ते भी कितने कितने होते हैं? काले रंग के पत्ते 26। काले रंग के पत्ते कितने होंगे? 26, ठीक है। तो लाल रंग के पत्ते भी कितने होंगे? 26। अब ये 26 है 90 दोबारा से बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक में हो जाएंगी सीढ़ी में और हुक्म में, ठीक है। जो काले रंग के पत्ते हैं ना, वो किस किस में डिवाइड हो जाएंगे? सीढ़ी और हुक्म में। ऐसे ही लाल रंग के पत्ते हैं ना, वो किस में डिवाइड हो जाएंगे? पान में और ईंट में। 13 13 हो गए। और सभी में क्या क्या पाया जाता है? एक बादशाह पाया जाएगा, एक बेगम पाया जाएगा, एक गुलाम पाया जाएगा और एक का। तो इस एक सीढ़ी का बादशाह, एक हुकुम का बादशाह, एक पान का और एक ईंट का। तो ऐसे कितने बादशाह हो गए? 4। 4 ही बेगम हो गई और 4 ही क्या हो गए? गुलाम, ठीक है। 4 बेगम 4 बादशाह। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे? 3 इसके फेस काट, 3 इसके फेस काट, 3 इसके फेस काट और 3 इसके। तो 3 चौको 12। फेस काट की संख्या कितनी हो जाएगी? फेस काट की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। कितनी हो जाएगी? 12, ठीक है। अब उसमें आपसे पूछा कि इक्का कितने होंगे? इसमें भी एक इक्का पाया जाता है, इसमें भी एक इक्का, इसमें भी एक, तो इक्का कितने हो जाएंगे? 4। अब पान के पत्ता पूछे, किसके पूछे? पान के पत्ता। पान के पत्ता कितने आएंगे? पान के पत्ता कितने आएंगे? 13, ठीक है। अब लाल रंग के काले रंग के पत्ते पूछे तो कितने आएंगे? 26। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।